एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ इंडिया पर। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेशन का 4th लेक्चर है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कास्ट स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सीमेंटेशन प्रोसेस, क्रूशिबल प्रोसेस, बेसमर प्रोसेस एंड फोर्थ ओपन हर्थ प्रोसेस। देखिए, इसका आंसर जाएगा क्रूशिबल प्रोसेस। बेसमर प्रोसेस जो होता है वो हम सिर्फ स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। Question number 2. When water is added to cement, chemical reaction started, heat is absorbed, heat is generated, both heat is generated and chemical is initiated. यहाँ पे chemical reaction is initiated आना चाहिए था पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हमारा ऑप्शन यही जाएगा क्योंकि जब chemical reaction initiate करेंगे उसके बाद ही हमारी heat generate होगी। Question number 3. In normal condition, the period of sludge digestion is ऑप्शन नंबर ए 10 days, ऑप्शन नंबर बी 20 days, सी 30 days एंड डी 90 days। देखिए, इसका आंसर हमारा जाएगा 90 days। स्लज डाइजेशन 90 days में कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर मैसन पर डे इज ऑप्शन ए 1 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 1.25 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी 1.50 मीटर क्यूब एंड ऑप्शन डी 1.75 मीटर क्यूब। ये सारे मीटर क्यूब में हैं, इन्हें आप गलत मत समझ लेना कुछ। सो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.25 मीटर क्यूब हमारा पर मैसन पर डे लगता है टर्न आउट। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज एडेड टू मेक वाइट कॉन्क्रीट। देखो, हम अगर सीमेंट की बात करते हैं कि हम वाइट सीमेंट किस तरह बनाते हैं, तो हम उसमें सिर्फ आयरन ऑक्साइड की मात्रा को ख़त्म कर देते हैं या बहुत ही मिनिमम रखेंगे, तब जाके हमारा वाइट सीमेंट बनेगा। ऐसे ही अगर हम वाइट कॉन्क्रीट की बात करें तो उसमें हम मेटाकेलॉइन को ऐड करेंगे और उससे हमारा जो कॉन्क्रीट होगा वो वाइट कॉन्क्रीट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू। कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह गेन करता है? केमिकल एक्शन ऑफ सीमेंट विद कोर्स एग्रीगेट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे कल के क्वेश्चंस थे सब में ऑल ऑफ द अबव आ रहा था, आज के क्वेश्चन में ऐसा है ही नहीं, मैं पहले ही से हटा रही हूँ। अब कीजिए आंसर। देखिए, कंक्रीट जो अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है वो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के थ्रू करता है। क्वेश्चन नंबर 7, बल्किंग ऑफ सैंड इज। देखो, सैंड में क्या होता है, जब जो पानी होता है ना सैंड में, जब वो भर जाता है तो सैंड अपना वॉल्यूम एक्सपेंड कर देती है, उस चीज़ को हम बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फाइन सैंड में होता है, कोर्स सैंड को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फ़र्क ही इसे फाइन सैंड को पड़ता है। Question number 8, a comparatively sudden reduction in volume of a soil mass under an applied load is called। क्या होता है जब हम कंप्रेशन करते हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है, हमारा वॉल्यूम घटता है, यानी हमारे जो एयर वॉइड्स हैं वो निकलेंगे, तब जाके हमारा एक कंसोलिडेशन होगा। जो फर्स्ट स्टेप होगा उसे हम इनिशियल कंसोलिडेशन कहते हैं। उस प्रोसेस में हमारी जो एयर वॉइड्स होंगी वो निकलेंगी। सेकेंड जो प्रोसेस होता है उसे हम प्राइमरी कंसोलिडेशन कहते हैं। उस प्रोसेस में क्या होगा कि हमारा जो पानी है सॉइल के अंदर वो रिमूव होगा। और जो थर्ड प्रोसेस होती है इसमें, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। इस प्रोसेस में जितने भी पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो अपना रीएडजस्टमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जो सडन रिडक्शन होता है वॉल्यूम में सॉइल मास अंडर एन अप्लाइड लोड। देखो, जब हम एयर निकालते हैं तो सडन रिडक्शन होता है, जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है वो तो धीरे धीरे होता है, लेकिन इनिशियल कंसोलिडेशन एकदम फास्ट होता है जब हम एयर वॉइड्स निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसमें हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न फॉर अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल पर मजदूर पर डे इज 1 क्यूमैक, 2 क्यूमैक, 3 क्यूमैक एंड 4 क्यूमैक। देखो, ये आंसर जाएगा हमारा 3 क्यूमैक। और आज मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े
हमने रटने टाइप वाले लेके आई हूँ मैं। ये नॉर्मल ऐसे नहीं है कि मतलब देखा इन्हें सोचना पड़ा, उस टाइप से नहीं है, ये एकदम रटने वाली वैल्यूज ही साथ साथ लेके आई हूँ आज मैं। तो आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको वो एज इट इज देख के रटने ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया इज मेजर्ड करेक्टेड टू द नियरेस्ट। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एरिया की बात करें, वॉल्यूम की बात करें या लेंथ की बात करें, 0.01 ही जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ ये है कि जो आपकी ये यूनिट होगी ना, ये आपकी इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि यहाँ क्या पूछा गया है। एरिया पूछा गया है तो स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम पूछा जाता तो मीटर क्यूब, अगर आपकी सिर्फ लेंथ पूछी जाती तो मीटर आता। तो ये चीज़ आप बिल्कुल रट के रखना। क्वेश्चन नंबर 11, देखो इससे ही ना हमारे दो क्वेश्चन बनेंगे, एक है हमारा बिलो, एक है हमारा अबव। अगर अब इन्होंने पूछा है बिलो, बिलो में जाएगा हमारा ऑप्शन नादिर। अगर इसी जगह इन्होंने अबव पूछा होता, अबव के लिए हम ज़ैनिथ करते। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग येलो टिंट टू ब्रिक। ये जो थोड़ा येलो कलर का जो टेक्सचर या कह दो आपका हल्का सा कलर आता है, वो किस की वजह से आता है? वो हमारा मैग्नीशिया की वजह से आता है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड कलर आता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी इन क्ले कॉज द ब्रिक टू मेल्ट एंड डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग बर्निंग। अगर वो कौन सी चीज़ है जब वो एक्सेस क्वांटिटी में हो जाती है ब्रिक में, तो वो ब्रिक को मेल्ट और डिस्टॉर्ट कर देती है बर्निंग के दौरान। तो ये है हमारा लाइन। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्रिक आफ्टर मोल्डिंग शुड बी ड्राइड इन। जब हम ब्रिक को बना देते हैं, मोल्ड कर देते हैं, उसके बाद हम उसे सुखाना होता है। तो उसे सुखाते हम कहाँ हैं? ओपन एयर में, या सूरज की रोशनी में 3 से 8 दिन के लिए, या हम हवा में ही सुखाएंगे 3 से 8 दिन के लिए, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, या फिर गर्म हवा में 3 दिन के लिए। देखो हम ना इसे सिर्फ हवा में सुखाएंगे 3 से 8 दिन के लिए, पर उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ परफोरेटेड ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 4, 6, 5, 7। इसका आंसर जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 16, when the deposit of efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed air of the brick, the presence of efflorescence। इसमें आपसे बेसिकली इन्होंने ये पूछा है कि एफ्लोरेसेंस के अगर आपको टाइप पता है तो आप इसे कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कि एफ्लोरेसेंस के भी टाइप होते हैं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम इसी चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो एफ्लोरेसेंस के भी ना 5 तरह के टाइप होते हैं। एक होता है नील, जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में या कोई हो ही ना, नेग्लिजिबल एफ्लोरेसेंस मिले हमें ब्रिक के ऊपर। फिर आता है हमारा स्लाइट। स्लाइट में क्या होता है कि जब ब्रिक के ऊपर सिर्फ 10% एरिया ही कवर्ड होता है, उसे हम कहते हैं स्लाइट एफ्लोरेसेंस। मॉडरेट में क्या होता है कि जब आपका ब्रिक के ऊपर 10 से 50% का एरिया एफ्लोरेसेंस से कवर्ड होगा, उसे हम मॉडरेट एफ्लोरेसेंस की कंडीशन में लेके आएंगे। हैवी एफ्लोरेसेंस होगा जहां आपकी ब्रिक 50% से एक्स्ट्रा एफ्लोरेसेंस से कवर्ड हो गई, वो चीज़ आ जाएगी आपकी हैवी में। और सीरियस में तो हैवी डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट होता है। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जब मोर देन 10% हो लेकिन लेस देन 50% हो, तो हमने अभी पढ़ा कि अप टू 50% एरिया, ये हमारा मॉडरेट में आएगा, और स्लाइड में हमारा 10% से भी कम रहेगा। तो ऑप्शन हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो इस चीज़ का ना एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, ये चीज़ें काम आती हैं। ये वैल्यूज़ पेपर से एक दिन जाने से पहले एक बार अगर आप ज़रा भी आँख नज़र मार लेंगे इन पे, तो बहुत हेल्प हो जाएगी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंसता है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट फॉर ब्रिक डन एज पर। ये कुछ कोड के नाम हैं, इनमें से कौन सा कोड है जिसके अकॉर्डिंग हम ब्रिक के टेस्ट करते हैं? वो है IS 3495।
ये प्रॉपर रटने वाली चीज़ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई इसमें समझा नहीं सकता, ये आपको सिर्फ रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, द शेप ऑफ द ब्रिक गेट डिफॉर्म ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक। जब किसी गरम गरम ब्रिक मतलब जैसे भट्टी से निकल के कोई ब्रिक आई है, उस पर अगर रेन पड़ जाए, रेन वाटर पड़ जाए, तो तब क्या होता है, या कोई पानी ज़रा भी कुछ पड़ जाए तो क्या डिफेक्ट उसमें हमें देखने को मिलेगा। उस डिफेक्ट को हम चफ्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द मेन डिमेरिट ऑफ यूजिंग लाइम मोटार इज it is not durable, it does not set quickly, it swells, it has plasticity। देखो हमारे पास एक ही डिमेरिट है जो सबसे बड़ा है लाइम का, कि वो जल्दी सेट होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, द सैंड इज मिक्सड विद लाइम मोटार टू। हम जो सैंड को मिक्स करते हैं लाइम के साथ, लाइम मोटार के साथ, तो उससे हमें क्या फ़र्क होता है? क्या हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, सेटिंग टाइम रिड्यूस होगा, स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी, या श्रिंकेज और क्रैकिंग से हम बचा सकते हैं? देखो इन तीनों में से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, स्ट्रेंथ को हम रीएडजस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं सैंड को मिला के, स्ट्रेंथ को बिल्कुल आप इम्प्रूव नहीं कर सकते सैंड के साथ। हाँ, इसे जस्ट रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, प्रिवेंट श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 21, एज पर IS 712 लाइम इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मच कैटेगरी। देखो ये क्वेश्चन नया होगा आपके लिए, मैं ही बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि आपकी 6 कैटेगरीज में हमने लाइम को क्लासीफाई किया है, और क्लासीफाई भी हमने ऐसे किया है कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E एंड क्लास F। इन 6 हिस्सों में हमने इन्हें कैटेगराइज किया है। इस पर अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं एक अलग से एक छोटी सी वीडियो आपके लिए ले आऊँगी, जिसमें मैं आपको पूरा कंटेंट बता दूंगी कि किस क्लास में किस तरह का लाइम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन फैट लाइम इज सेलेक्ट इट्स वॉल्यूम decrease to 50%, remain same, increase by 2 to 2.5 times, increase by 4 time after slaking। देखो जो फैट लाइम होता है, जब वो स्लेक होता है ना, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है 2 से 2.5 गुना। क्वेश्चन नंबर 23, बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट सैंडविच्ड बाय अ लेयर ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई टेस्ट प्लास्टिक, क्रोमियम प्लेट। जो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है ना, उसकी जो उसमें हम जो सैंडविच बनाते हैं वो हाई टेस्ट प्लास्टिक और ग्लास शीट का बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑल दिस स्पेसिफिकेशन फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिज़ाइन आर गिवन बाय। ये सारी हमें स्पेसिफिकेशन IRC के द्वारा मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर रेंज फ्रॉम कितना। देखो वेंचुरीमीटर के लिए कितना करता है, 0.95 से 99 के लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।